हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और मेरे वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो इसके पहले मैं बता चुका था गॉस थ्योरम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, और गॉस थ्योरम का प्रूफ हमने किया था कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है, वो किया था। तो उसी गॉस थ्योरम यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से आज हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। यानी कि कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि गॉस की प्रमेय क्या है और कूलाम का नियम क्या है। तो साइड में समझते हैं। फिलहाल मैं ये वीडियोस बना चुका हूं और इन पुराने वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, वो जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी है, जाके वीडियो देख लें। फिलहाल देखते हैं कि गॉस की प्रमेय हम लोगों ने क्या पढ़ी थी। भाई सबको पता होगा जो स्टूडेंट्स 12th में है, गॉस की प्रमेय जो है वो होती है बेटा phi = Q/ε0। ये थे हमारे पास गॉस की प्रमेय। इसका यूज करना है हमें, इसकी हेल्प से हमें निकालना है कूलाम का नियम। तो अब आते हैं भाई, कूलाम का नियम क्या था। तो कूलाम का नियम था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहां पे Q1 और Q2 चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, और ये जो R होती है उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, और उसका हमें स्क्वायर करना पड़ता है। अब चार्जेस अगर हम लोग प्लस Q या स्मॉल q जो भी लेंगे वो चार्जेस रखने पड़ेंगे, या Q0 जो भी लेंगे चार्जेस वही रखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार्जेस होते हैं हमारे पास, तो चार्जेस जो लिए जाएंगे वही रखे जाएंगे। तो ये था हमारे पास गॉस की प्रमेय और ये कूलाम का नियम। तो इसकी हेल्प से हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है आज, ठीक। तो रिवाइंड करवा रहा था। अब देखते हैं भाई, गॉस की प्रमेय से अगर हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले भाई हम एक चार्ज लेते हैं, यानी कि एक आवेश लेते हैं, पॉइंट आवेश, पॉइंट चार्ज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु आवेश Q है, ठीक। अब बिंदु आवेश Q है तो इसको चारों तरफ से एक पृष्ठ जो है वो परिबद्ध कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो Q आवेश है इस पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अब इसका केंद्र हमें ले लेना है O, ठीक। तो ये जो हमारे पास पृष्ठ है इसको हम बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोल सकते हैं भाई? गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस पृष्ठ का नाम A दे देते हैं या S दे देते हैं, जो भी मर्जी है वो ले लेते हैं। ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। अब इस चार्ज से R दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, इस R को रेडियस भी बोल सकते हैं इस अपने सरफेस की, ठीक। यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, या इतना पॉइंट ले लिया, नाम देना है तो दीजिए, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या कि ये जो हमारे पास सरफेस है, यानी कि जो पृष्ठ है, इसको हमने क्या किया, थोड़े थोड़े स्मॉल एरियाज में इसको हमने ब्रेक कर लिया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लघु अवयव। क्या बोलेंगे? लघु अवयव। स्मॉल सरफेस में तोड़ लिया इसको। अभी जो स्मॉल सरफेस है इसका जो एरिया होगा बेटा वो dA होगा, ठीक है। अब इसी एरिया पर जो क्षेत्रफल अवयव होगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? बाहर की तरफ। इसके बारे में भी हमने बात पिछले वीडियो में कर रखी है, ठीक है, कि जो dA होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां पे होती है? रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ। और इसी पॉइंट पर इस चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी कहां होगी? बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और ये जो E का मैग्नीट्यूड होगा पूरे सरफेस के लिए वो हर बिंदु पर कैसा होगा? समान होगा, हर एक पॉइंट पर इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा डायग्राम। कि डायग्राम में क्या था? पॉइंट चार्ज Q है, रेडियस R है, इसका सेंटर O है,
यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मॉल एरिया सेगमेंट ले लिया, इतना हमने कट कर लिया इसको, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है, लघु अवयवों से मिलकर बना है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इस तरफ बात करनी होती तब भी ये एरिया वेक्टर कहाँ पे होता, बाहर की तरफ होता, और इसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती वो भी कहाँ पे होती, बाहर की तरफ। जहां भी लेते वो आउटवर्ड होते, दोनों रेडियली आउटवर्ड। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि ई और डी के बीच कोई भी कोण नहीं बनना, क्योंकि एक ही लाइन पे है, इसलिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो इसको हम लोग पहले डिफाइन कैसे करेंगे भाई, कि ओम के नियम से हमें, सॉरी गॉस के नियम से हमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो डिफाइन कैसे करना है, जैसा हमने लिखा है वैसे इनको बता देना है। ठीक है, कि एक प्लस क्यू चार्ज केंद्र ऊपर रखा है, ठीक है, इस क्यू को एक सरफेस यानी कि एक पृष्ठ है जो परिबद्ध कर रहा है चारों तरफ से। ठीक, इस पृष्ठ के बिंदु P पर हमने लघु अवयव ले लिया है, लघु अवयव के कारण जो क्षेत्रफल अवयव है D है वो बाहर की तरफ दिष्ट है, और इसी बिंदु पर जो E है उसकी भी दिशा बाहर की तरफ है, यानी कि दोनों ही त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है। ठीक, अब करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की बात करनी है। इन सब को प्रूफ करने के लिए किसकी बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स सिर्फ इतने पे ही बात की जाएगी, छोटे एरिया पे। ठीक है, तो लघु अवयव, ठीक है, लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव पर वैद्युत फ्लक्स। तो जब हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, छोटा सा अवयव है यानी कि स्मॉल एरिया सेगमेंट है, तो स्मॉल एरिया सेगमेंट के लिए जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो भी स्मॉल होगा, यानी कि डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हमने वैद्युत फ्लक्स में पढ़ रखा है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और इक्वल में आ जाएगा ये पूरा का पूरा ई डी ए, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा है, जीरो है, और थीटा है क्या, ई और डी ए के बीच में ना कोण है। ठीक, क्योंकि ई और डी ए दोनों ही एक दिशा में है, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, इट मींस ई डी ए आ गया। तो फाइनली हमें मिला डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए। ये तो हो गया सिर्फ इतने के लिए कि भाई लघु अवयव था, उसके लिए क्षेत्रफल क्या था। अब हम बात करेंगे पूरे गॉसियन सरफेस के लिए। भाई छोटे छोटे एरिया सेगमेंट से मिलकर बना हमारे पास ये पूरा पृष्ठ जितना भी है। ठीक, जब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो पूरा सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ इतने के लिए। अब पूरे के लिए बात करेंगे तो सबको पता है भाई, मैंने पहले बता रखा कि अगर पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ता है इसको। इट मींस यहाँ पे पूरे के लिए फाई ई रहेगा वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डी ए, क्योंकि ई का परिमाण हर एक बिंदु पर समान है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ई की वैल्यू हर एक पॉइंट पर कैसे बेटा कांस्टेंट है, इसलिए ई हो जाएगा बाहर, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा इंटीग्रेशन डीए। अब इंटीग्रेशन डीए का मतलब है कि ये जो पूरा लिखा है ये पूरा का पूरा क्या है, पूरे पृष्ठ का ये क्या है, क्षेत्रफल बेटा। ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास इंटीग्रेशन डीए है वो क्या है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे गोलाकार वो लिया है, पृष्ठ लिया है। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये फाई इज इक्वल्स टू आया है। अब हमें क्या करना है भाई, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। ठीक है, कि भाई गॉस की प्रमेय से, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया कि गॉस की प्रमेय से बताओ, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ऊपर लिखे दे रहा हूं थोड़ा मैं, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखेंगे कि ये भी फाई इज इक्वल्स टू लिखा है और ये भी फाई इज इक्वल्स टू लिखा है, इट मींस यहां पे हो जाएगा बेटा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी फाई की वैल्यू थी और ये भी फाई की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो लाइक दिस बन जाएगा। अब हम इसे आगे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू इस 4 पाई आर स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दिया, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ऐसे कर देंगे, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया E इक्वल्स टू। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा इसको पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। तो यहां तक पहुंचे हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकाल लिए, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r
स्क्वायर। हमें बात किसी करनी थी बेटा, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अभी मैंने बताया था कि जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि दोनों चार्जेस जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। होता तो फोर्स है ना, ये कूलाम का नियम देता क्या हमको, एक फोर्स ही तो देता है। अब यहाँ पे बताओ हमारे पास E है और Q है, तो फोर्स क्या होगा, तो हमने पहले पढ़ रखा था कि जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू वो होता है बेटा E इंटू में Q नॉट। ये कहाँ पे मिला था मैं बता दे रहा हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हुआ था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो क्या थी भाई, E इज इक्वल्स टू, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो थी E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, जहां पे Q नॉट होता है धन परीक्षण आवेश। ठीक, कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो जाता था, F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट, ये होता था। वही फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ओके, तो अब F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट है। अब हमारे पास E की वैल्यू तो रखी है ऑलरेडी, तो हम E की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे इस जगह पर। ठीक, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में क्या लिखा है ये R स्क्वायर। ये तो हो गया केवल E की वैल्यू बेटा। ठीक है, ऊपर क्या बचा है ये Q नॉट। ठीक, तो आ गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होता है, कूलाम का नियम। अब सोचो सर यहाँ पे तो आपने पहले बताया था कि जो Q1 Q2 यहाँ पे चार्ज आप रख दिया Q नॉट, तो भाई दो चार्ज हैं यहाँ पे, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोनों चार्ज में प्रोडक्ट रखना होता है। वो चार्ज कुछ भी हो, कैपिटल की हो, स्मॉल की हो, प्लस हो, माइनस वाला हो, Q1 Q2 हो, Q3 Q4 हो, Q नॉट हो, जो भी चार्जेज होंगे वो चार्जेज यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर न्यूटन। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या करना है, गॉस का नियम होता है phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गॉस के नियम लगाना है और ये चीज लानी थी। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, एक चार्ज ले लिया। ठीक है, चार्ज को बाउंड कर दिया पूरे एक सरफेस से। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस ले लिया जिसको हमने बोला गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्यों नाम बोला गया है, पहले ही मैं इसकी डेफिनेशन बता चुका हूं कि गॉसियन सरफेस क्या करता है, किसी भी चार्जेस को बाउंड करता है भाई, यानी कि आवेश को परिबद्ध करने वाला एक बंद पृष्ठ गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो क्यों लिया, रेडियस r ली, पॉइंट O लिया यहाँ पे, और थोड़ा सा लघु क्षेत्रफल अवयव यानी कि स्मॉल एरिया सेगमेंट एरिया गया। यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताई गई और वेक्टर E की डायरेक्शन बताई गई। क्योंकि E और DA के बीच कोई एंगल ही नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल जो था 0 था। फिर शुरुआत करते हैं कि इसी के लिए केवल हमें क्या बताना था, यहाँ पे लघु क्षेत्रफल लगा पर वैद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, सारी वैल्यूज रख ली। d phi इक्वल टू फाइनल निकल गया E DA। ये तो था इतने के लिए, हमें पूरे पृष्ठ की बात करनी थी, तो पूरे पृष्ठ के लिए हमने phi इक्वल टू इंटीग्रेट करवा दिया। तो आ जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी phi E इक्वल टू आया है। जो गॉस का थ्योरम है वो कहता है कि भाई phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने इतना निकाला, इन दोनों कंपेयर करवा दिया तो ऐसे बन गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू निकालनी, यहाँ से हमने क्या किया है, इस E की वैल्यू निकाली है। तो E की वैल्यू किस तरह से आ गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। फिर हम फोर्स जानते हैं कि F इक्वल टू होता है E इंटू Q नॉट। तो E की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दी गई है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स इसको देखना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। सबको मेरा राधे राधे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।